नमस्ते बच्चों। आज हम महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गिल्लू इस पाठ का परिचय प्राप्त करेंगे। पहले हम लेखिका का परिचय प्राप्त करेंगे। इस पाठ के लेखिका है श्रीमती महादेवी वर्मा। आइए अब हम उनका परिचय प्राप्त करेंगे। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री हैं। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उनका जन्म 24 मई 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमा रानी थी। उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए उपाधि प्राप्त कर प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका का पद संभाला। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा, सांधि गीत, दीपशिखा, नीरजा, नीहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि। महादेवी वर्मा जी को सक्सेरिया, मंगल प्रसाद, द्विवेदी पदक आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हैं। उनकी यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। इस महान रचनाकार का निधन सितंबर सन 1987 को हुआ। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री महादेवी वर्मा जी को विश्व स्तर की कवयित्री माना जाता है। इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इनका जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा थे और माता हेमा रानी थी। इन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए उपाधि प्राप्त की थी। इसके बाद इन्होंने प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका के रूप में कार्य संभाला। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा, सांधि गीत, दीपशिखा, नीरजा, नीहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि। महादेवी वर्मा जी को सक्सेरिया, मंगल प्रसाद, द्विवेदी पदक आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनकी यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आइए अब हम इस पाठ के अंतर्गत आने वाले कुछ शब्दार्थों का परिचय प्राप्त करेंगे। अचानक, एकाएक, सडनली। गमला, फूलों के पेड़ या पौधे लगाने का बर्तन, पॉट। घाव, जख्म, गाया। हौले से, धीरे से, निधानವಾಗಿ। कांच, शीशा, गाजु। चुन्नट, सिलवट, नेरिगे। सोंजूही, एक खुशबूदार फूल, ಒಂದು सुगंधित हूವು। गिलहरी, स्क्विरल, मोटे रुए और लंबी पूंछ वाला एक मादा जंतु। अಳಿಲು, अवतीर्ण, उत्पन्न, अवतरित होना, अवतरिಸುವುದು। काकद्वय, दो कौवे, ಎರಡು काಗೆಗಳು। चोंच, पक्षियों के मुख का अग्रभाग। चोंच, पक्षियों के मुख का अग्रभाग। मरहम, ಔಷಧಿ का लेप। ನಾವು ಚೋಂಚನ ಕೊಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ। ಮರ್ಹಮ್, ಔಷಧಿ का लेप। ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಜಬ್ಬೇದಾರ್, ಗುಚ್ಚೆ ಅಂದರೆ ಗುಂಪಾಗಿರುವಂತಹ, ಗುಚ್ಛವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಡಲಿಯಾ, ಚೋಟಿ, ಟೋಕ್ರಿ, ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಬುಟ್ಟಿ। ಮನ್ಕೆ, ಮಣಿ। घात, शरीर, शरीर अथवा देह। खीले, लोहे या काठ की खूंटी, मोड़े। बरामदा, घर के बाहर का भाग। अंगड़ा, सुराही, हूजी, पानी रखने का बर्तन। यह था गिल्लू पाठ के शब्दार्थ। आइए गिल्लू पाठ के आशय को अब हम प्राप्त करेंगे। गिल्लू पाठ के आशय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन यह कह सकता है कि पशु पक्षी भावहीन प्राणी है? वे भी हमारी तरह
कभी कभार हमसे भी अधिक भावानुकूल, विचारवान और सहृदय व्यवहार करते हैं। महादेवी वर्मा ने एक छोटा सा जीव गिलहरी के बच्चे का रेखांकन कर प्राणी जगत की मानव सहज जीवन शैली का प्रभावशाली चित्रण किया है। आज के संदर्भ में जहाँ मानव के स्वार्थ के कारण पशु पक्षी की जातियाँ लुप्त होती जा रही हैं, वहाँ महादेवी वर्मा जी का यह संस्मरण उनकी रक्षा करने और उनके प्रति प्रेम भाव जगाने की दिशा में एक सार्थक प्रयत्न सिद्ध होता है। देखिए, कभी कभी हम सोचते हैं पशु पक्षियों की भावना ही नहीं होती, लेकिन लेखिका कहती है यह बिल्कुल गलत है। ನಾವು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಭಾವನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಲೇಖಕಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವರ್ಮಾರವರು, ಇಲ್ಲ ಅದು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು। वे भी हमारी तरह कभी कभार हमसे भी अधिक भावानुकूल, विचारवान और सहृदय व्यवहार करते हैं। पशु पक्षी भी मनुष्य जैसे भाव के लिए प्रतिक्रिया करते हैं, विचार करते हैं और सहृदय व्यवहार भी करते हैं। महादेवी वर्मा ने एक छोटा सा जीव गिलहरी के बच्चे को रेखांकन करते हुए प्राणी जगत की मानव सहज जीवन शैली का प्रभावशाली चित्रण किया है। आज के संदर्भ में मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण पशु पक्षियों की जातियों को लुप्त कर रहा है। इस संदर्भ में महादेवी वर्मा जी की यह संस्मरण पशु पक्षियों की रक्षा करना और उनके प्रति प्रेम भाव जगाने की दिशा में हमें एक सार्थक प्रयत्न का सिद्ध एहसास दिलाता है। इस पाठ का मूल आशय है पशु पक्षियों की रक्षा करना तथा उनके प्रति प्रेम भाव दिखाना। इस पाठ से छात्र स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ पशु पक्षियों के स्वभाव, उनके जीवन शैली तथा महादेवी वर्मा जी के पशु पक्षियों से प्रेम, इसके बारे में छात्र परिचित होते हैं। आइए अब हम पाठ्यांश की ओर चलेंगे। गिल्लू महादेवी वर्मा। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कोये एक गमले के चारों ओर चोंचों से चूहा चूहोवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकपुशंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समाधारित, अनाधारित, अति सम्मानित, अति अवमानित। एक दिन लेखिका अपने कमरे से बरामदे ಅಂದರೆ ಅಂಗಳ बरामदे में आकर देखा 2 कोये एक गमले के चारों ओर ಒಂದು ಪಾಟಿನ ಸುತ್ತ ಚೂವಾ ಚೂವಲ್ ಜೈಸಾ ಖೇಲ್ खेल रहे हैं। ಆ ಪಾಟನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ಈ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಿತ್ತು। यह काकपुशंडी भी विचित्र, काकपुशंडी को विचित्र पक्षी कहते हैं क्योंकि एक बार हम कौवा को समाधारित रूप से देखते हैं, सम्मान देते हैं, एक बार अनाधारित रूप से देखते हैं, अति सम्मानित भी होता है, अति अवमानित भी होता है। इसलिए काकपुशंडी को लेखिका विचित्र पक्षी कहते हैं। हमारे बेचारे पुरखे ने गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानता के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। हमारे पुरखे जो है वो हमसे कुछ पाने के लिए पितृपक्ष में गरुड़ के रूप में भी नहीं आ सकते, हंस के रूप में भी नहीं आ सकते, मयूर के रूप में भी नहीं आ सकते, वो कौवे के रूप में ही अवतीर्ण होकर हमसे कुछ पाने के लिए आते हैं। इसके साथ साथ हमारे दूरस्थ प्रियजनों की आने के संदेशा भी अपनी कर्कश स्वर में ही कौवा में देती है। ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ನಾವು ಎಡೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಕರ್ಕಶ ಸ್ವರದಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. दूसरी ओर हम कौवा को काव काव करने को अवमानता के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಕಾಗೆ ಥರ ಬಡ್ಕೋತಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಗೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ.
मेरा काकपुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसपे ಸುಲಭ ಆಹಾರ ಕೋಚ್ ರಹಿ ಹೈ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಬಾಧಾ ಅಡಚಣೆ. गमले और दीवार के, क्योंकि अचानक लेखिका की इस काकपुराण में बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार के संधि में लेखिका को एक छोटा सा जीव दिखाई दी. लेखिका निकट जाकर देखी तो वह गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था, संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था. इसलिए दोनों कौवे मिलकर उसे सुलभ आहार करने के लिए दोनों क्या कर रहे थे, खोज रहे थे. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಲೇಖಕರ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಪಾಟಿನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಂದಿಲಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜೀವ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗಷ್ಟೇ ಗೂಡಿನಿಂದ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಕಾಗೆಗಳು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೊಂಚನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. काकद्वय की चोंच के दो गाँव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्टा सा गमले से चिपक पड़ा था. ಆ ಕಾಗೆಗಳ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಆದಂತಹ ಗಾಯ ಅದರ ಜೀವ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪುಟ್ಟ ಜೀವ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದೆ, बिना चेष्टा. सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए. सब लोग कहे कि कौवे की चोंच लगने के बाद ये बच नहीं सकता, इसे ऐसे ही रहने दिया जाए. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಗೆ ಕುಟುಕಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಬದುಕಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಂತ. परंतु मन नहीं माना. उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर गाँवों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया. कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका. तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा. परंतु लेखिका का मन नहीं माना, इसलिए लेखिका उसे हौले ಅಂದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ उठाकर अपने कमरे में लाई, तನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ತಂದರು. फिर रुई से रक्त पूंछकर गाँवों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया. ರೂಯಿ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಒರೆಸಿ ಗಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಮರಹಮ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಕೈ ಗಂಟೆಗೆ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಉಪರಾಂತ್ ಉಸ್ಕೆ ಮುಹ್ ಮೇ ಏಕ್ ಬೂಂದ್ ಪಾನಿ ಟಪಕಾಯ ಜಾ ಸಕ. ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಉಪಚಾರದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು, ಅದರ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು. इसके बाद तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि वो मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा. तीसरे दिन वह इतना अस्वस्थ हो गया कि वह अपनी नन्हे पंजों से मेरा हाथ यानी अपनी उंगली पकड़कर अपनी नीले कांचे मोतियों जैसी आंखों से कमरे के इधर उधर देखने लगा. ಮಾರನೇ ದಿನ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು, ತನ್ನ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ನೀಲಿಯ ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು, ಕೋಣೆಯ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತು. 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी. 3-4 मास में ही उसके स्निग्ಧ रोए, ರೋಮಗಳು, ಜಬ್ಬೇದಾರ್ ಪೂಂಚ್ ಅಂದರೆ ಗುಂಚಾದ ಒಂದು ಬಾಲ, ಚಂಚಲ್ ಚಮಕೀಲೆ ಆಂಕಿ ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ಚಂಚಲ ಹೊಳೆಯುವ ಕಣ್ಣುಗಳು, ವಿಸ್ಮಿತ್ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಬಾಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಂತಹ ರೋಮಗಳು, ನಂತರ ಅದರ ಗುಂಚ ಅಂದರೆ ಗುಚ್ಚನೆಯ ಒಂದು ಬಾಲ, ಅದರ ಹೊಳೆಯುವ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ರೀತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे. मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया. लेखिका उसे प्यार से गिल्लू कहकर बुलाते थे. गिल्लू को फूल रखने की एक हल्की डलिया, ಹೂವನ್ನಿಡುವಂಥ ಬುಟ್ಟಿ, ಹಲ್ಕಿ ಡಲಿಯಾ ಮೇ ರೂಯಿ ಬಿಚಾಕರ್, ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಸಿ, ಉಸೆ ತಾರ್ ಅಂದರೆ ಕಂಬಿ, ತಾರ್ ಸೆ ಖಿಡ್ಕಿ ಪರ್ ಲಟ್ಕಾ ದಿಯಾ, ಒಂದು ಕಂಬಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಕಿಟಕಿಗೆ ಲಟ್ಕಾನ ನೇತು ಹಾಕುವುದು. 2 ವರ್ಷ ವಹಿ ಗಿಲ್ಲು ಕಾ ಕರ್ ರಹಾ.
वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोन सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। 2 वर्ष वही घोंसला उसका घर हो गया, वही डलिया उसका घर हो गया और स्वयं वो उस डलिया को हिलाकर झूलता रहता था और अपनी कांच जैसी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर देखता रहता था, कुछ समझता रहता था, लेकिन उसकी समझदारी और कार्यकलाप सबको आश्चर्य कर देता था। 2 ವರ್ಷ ಅದು ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ತಾನೇ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಲುಗಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ತನ್ನ ಗೂಡಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಕೋಣೆಯ ಒಳಗಡೆ ನಂತರ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಏನನ್ನೋ ನೋಡ್ತಾ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಿತ್ತು. जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। वो अपनी ध्यान आकर्षण का अपनी ध्यान को वो मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करता था, जब लेखिका लिखने बैठती तो वह लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और उसी तेज़ी से उतर भी जाता था। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता था जब तक लेखिका उठकर उसे पकड़ने के लिए ना उठती, तब तक इस प्रक्रिया चलता रहता था. ಲೇಖಕಿಯವರು ವರ್ಮಾರವರು ಏನಾದರೂ ಬರೆಯೋದು ಕುಳಿತಾಗ ಅವ್ರ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಕಿಟಕಿಲಿದ್ದಂಥ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿತ್ತು, ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಜಟ್ ತಕ್ಷಣ ಹತ್ತಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವರ್ಮಾರವರು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुकात लिफाफे के भीतर बंद रहता. इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा होकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता. एक बार लेखिका उसे पकड़कर एक कागज़ के लिफाफे में उसे रख देती थी. उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा उसका लघु शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता था. इस अद्भुत स्थिति में वह घंटों तक वैसे ही खड़ा रहता था और अपने चमकीले आंखों से लेखिका का कार्यकलाप को देखा करता था. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಲೇಖಕಿಯರವರು ವರ್ಮಾರವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾಗದದ ಪೊಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಳಿಲನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದರ ತಲೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 2 ಕಾಲುಗಳು ಹೊರಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಬಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಹೀಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಲೇಖಕಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ತನ್ನ ಒಂದು ಚಂಚಲ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಂತ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಕಾಜು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಡಂಬಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ಕೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ 2 ಕಾಲಿನ ಉಗುರಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದು ತಿಂತಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕುಟುಕ್ತಾಯಿತ್ತು. ಕುಟುಕುವುದು. फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया. बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी. गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है. गिल्लू का जीवन का प्रथम बसंत आया. वह बाहर के गिलहरियों से मिलना चाहता था, लेकिन वह क्या करता था, कमरे के भीतर होने के कारण खिड़की के पास बैठकर बाहर के गिलहरियों को देखता रहता था. मैंने खीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली.
इतने छोटे जीव को घर में फले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली झाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झोले में झूलने लगता। ಲೇಖಕಿಯರು ಕಿಟಕಿಯ ಒಂದು ಕೊಂಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೋದಂತಹ ಅಳಿಲು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವರ್ಮಾರವರು ಸಾಕಿದರು. ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವವನ್ನು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಉಳಿಸುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ಲೇಖಕಿಯವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೋಗಿ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರಾದಂಥ ಅಳಿಲುಗಳ ಜೊತೆ ಅದು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಸಂಜೆ ಸರಿಯಾಗಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी. कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजोही की पत्तियों में. मुझे चौंकाने के लिए वह कभी कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था, ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕವಿ ಪರದೆಕಿ ಚುನ್ನಟ್ ಮೇ, ಪರದೆಯ ನೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೋತಾ ಇತ್ತು. ಕವಿ ಸೋಂಜೂಹಿಗೆ ಪತ್ತಿಯೊಮ್ಮೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೋಂಜೂಹಿಯ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उसका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं है. लेखक जी बहुत सारे पशु पक्षियों को पाला है, लेकिन कोई पशु पक्षी लेखिका के साथ में खाना खाया है, लेखिका के साथ खाना खाने का हिम्मत नहीं दिखाई है, लेकिन गिल्लू इसमें अपवाद था. मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती ही वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता. बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता. काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झोले से नीचे फेंक देता था. जब लेखिका खाने के लिए कमरे में पहुंचती तो वह खिड़की से निकलकर आंगन और दीवार के बरामदा पार करके मेज पर पहुंचता था और लेखिका के पास बैठकर लेखिका के थाली में से एक एक चावल लेकर बड़ी सफाई से खाता था. काजू उसका प्रिय खाद्य था. काजू ना मिलने से वह अन्य खाने की चीज़ को नहीं पसंद करता था, नहीं तो झूले से उसे नीचे फेंक देता था. ಲೇಖಕಿಯವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದು, ಅವರ ತಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಅನ್ನದ ಅಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಂತಾ ಇತ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಆಹಾರ ಗೋಡಂಬಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಗೂಡಿನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಸಾಡ್ತಿತ್ತು. उसी नीचे मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा. उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झोले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता. सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा. लेखिका एक बार मोटर दुर्घटना में आहत होकर अस्पताल में रहना पड़ा. लेखिका को उन दिनों लेखिका के बदले में कोई और एक आकर कमरे का दरवाज़ा खोलकर गिल्लू के लिए कुछ आहार देकर जाते थे, लेकिन गिल्लू दूसरों को देखकर अपने झूले से उतर किसी और को देखकर क्या करता था, वापस चला जाता था. वो लोग आने वाले लोग काजू देकर जाते, लेकिन जब मैं अस्पताल से आकर देखा तो काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता है कि उन दिनों उसका प्रिय खाद्य काजू को भी वह कम खाता था. ಒಮ್ಮೆ ಲೇಖಕಿಯರವರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಲೇಖಕಿಯವರ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಇದು ಓಡಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ಗೂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೋತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ಇದರ ಪ್ರಿಯ ಆಹಾರ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಇದು
ತಿಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಗೂಡನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗೋಡಂಬಿಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಊಟವನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपनी नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले ಸಹಾಲ್ತಾ ರಾತ. ನನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿರ್ಹಾನೆ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಬಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಸಹಾಲ್ತಾ ರಹ ಅಂತಂದರೆ ತಲೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದು ನೀವಳಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಲೆಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. गर्मियों में जब मैं दोपहर के काम करती रहती थी, गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता, वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता. जब गर्मियों में मैं कुछ काम करती थी तब गिल्लू बाहर नहीं जाता था, वह मेरे पास ही बैठता, मेरे पास रखी एक सुराही पर बैठ जाता था. इस प्रकार वो मेरे पास भी रहता था, गर्मी से भी बच जाता था. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಗೂಡಲ್ಲೂ ಕೂತ್ಕೋತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೂಲಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಗೂಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದಂಥ ಹೂಜಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೋತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದಂಗೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಂಗೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು. गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया. दिन भर उसने ना कुछ खाया ना वह बाहर गया. पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया. ಅಳಿಲುಗಳ ಜೀವನದ ಅವಧಿ 2 ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಜೀವನದ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಗಳಿಗೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಆ ದಿನ ಗಿಲ್ಲು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಕುಚ್ ಕಾಯ ನಾವ ಬಾಹರ್ ಗಯ, ಹೊರಗಡೆಯೂ ಕೂಡ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಉಗುರುಗಳು ಬಹಳ ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನಿದ್ದು ಹೀಟರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೆ, ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಥಮ ಕಿರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಲ್ಲು ಚಿರನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोंजू ही खिलती ही रहती है. ಆ ಅಳಿಲಿನ ಗೂಡನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಿಟಕಿಯ ಜಾಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಳಿಲಿನ ಹೊಸ ಸಂತತಿ, ನೈ ಪೀಡಿ ಹೊಸ ಸಂತತಿ ಆ ಕಿಟಕಿಯ ಜಾಲಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೋಂಜೂಹಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಕೂಡ ಅರಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु घात का किसी वासंती दिन जूही के पीताब छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है. ಸೋಂಜೂಹಿಯ ಲತೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಸಮಾಧಿ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸೋಂಜೂಹಿ ಲತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನನಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಲಘುಗಾತ್ ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಒಂದು ಶರೀರ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೂವಿನ ಜೂಹಿಕೆ ಪೀತಾ ಚೋಟೆ ಫೂಲ್ಕೆ ರೂಪಮೇ ಈ ಸೋಂಜೂಹಿಯ ಹೂವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಸೋಂಜೂಹಿ ಲತೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो बच्चों, ये था गिल्लू पाठ का सारांश. अगर इसमें कोई शंका हो तो, कोई डाउट्स हो तो कृपया मुझे फ़ोन करके पूछिए. धन्यवाद.